हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। महाकवि कालिदास विरचितम मेघदूतम पूर्वमेघ पोएट्री में आप सर्वे का हार्दिक स्वागत है। कालिदास के बारे में मैं कुछ पूर्व भूमिका रखना चाहती हूँ। कालिदास संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि और नाट्यकार थे। कालिदास ने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की हैं। कालिदास अपनी अलंकार युक्त, सुंदर, सरल और मधुर भाषा के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। उनके ऋतु वर्णन अद्वितीय है और उनकी उपमाएं बेमिसाल होती है। उनकी उपमाएं बेमिसाल संगीत उनके साहित्य का प्रमुख अंग है और रस का सृजन करने में उनकी तुलना में कोई नहीं है। सौंदर्य वर्णन की दृष्टि से मेघदूत उनकी श्रेष्ठ रचना है। महाकवि कालिदास विरचितम मेघदूतम की हम बात करें तो ये मेघदूत की रचना आषाढ़स्य प्रथम दिवस से हुई थी, इसलिए इस दिन को कालिदास जयंती के तौर पर मनाया जाता है। कालिदास जयंती आषाढ़स्य प्रथम दिवस पर मनाई जाती है। कालिदास रचित मेघदूतम एक विख्यात दूत काव्य है। इसमें एक यक्ष की कथा है जिसे कुबेर अलकापुरी से फर्जच्युत होने के कारण निष्कासित कर देता है। निष्कासित यक्ष रामगिरी पर्वत पर निवास करता है। वर्षा ऋतु में उसे अपनी प्रेमिका की याद सताने लगती है। कामार्त यक्ष सोचता है कि किसी भी तरह से उसका अलकापुरी लौटना संभव नहीं है, इसीलिए वह अपनी प्रेमिका तक अपना संदेश दूत के माध्यम से भेजने का निश्चय करता है। अकेलेपन का जीवन गुजार रहे यक्ष को कोई संदेशवाहक नहीं मिलता है, इसीलिए वह आकाशीय मेघ को यानी कि क्लाउड मैसेंजर बनाता है। क्लाउड मैसेंजर बनाकर अपना संदेश अपनी प्रेयसी को भेजने की सोचता है। इस प्रकार आषाढ़ के प्रथम दिन आकाश पर उमड़ते मेघों ने कालिदास की कल्पना के साथ मिलकर यह अनन्य कृति की रचना की है। कालिदास संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ कवि हैं। यदि संस्कृत साहित्य में से कालिदास की रचनाएं हम बात कर ले तो संस्कृत साहित्य में कुछ नहीं बचता। ऐसे महाकवि कालिदास को कालिदास जयंती के दिन पर मेरा नमस्कार। ऐसा कहा जाता है मित्रों, कालिदास इज़ अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ऐसा भी कहा अनुचित नहीं होगा कि शेक्सपियर से भी बढ़कर कालिदास है। कालिदास संस्कृत साहित्य का श्रेष्ठ नाट्यकार कवि है, पोएट है। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत शिरोमणि है। कालिदास इज़ अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया तो है ही। हेमलेट और जूलियट को भी महात दे ऐसी रचनाएं कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतल इत्यादि है। यदि संस्कृत साहित्य में से कालिदास की रचनाएं की गिनती न की जाए तो मानो संस्कृत साहित्य वीरान हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं बचेगा। यह बात कालिदास की महत्ता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है, ऐसा मेरा मानना है। मेघदूतम, हम आज मेघदूतम की बात करने वाले हैं और यहाँ पर मैं इस वीडियो में पूर्वमेघ की बात करूँगी, क्योंकि मेघदूतम के दो विभाग होते हैं। मेघदूतम खंड काव्य है और वो दो खंडों में विभाजित है, पूर्वमेघ
और उत्तर मेघ। तो यहाँ पर हम पूर्व मेघ की बात करेंगे। मेघदूत कालिदास का अप्रतिम और अत्यंत लोकप्रिय खंड काव्य है। इसी लोकप्रियता के कारण ही शायद इसकी पद्य संख्या निश्चित नहीं है। मेघदूत दो खंडों में विभाजित है, एक पूर्व मेघ, दूसरा उत्तर मेघ। मेघदूत में करीबन 115 पद्य है। पद्य संख्या के बारे में बहुत मतांतर है। डॉक्टर S.K. दे के मतानुसार मूलतः मेघदूत में 111 पद्य है। जिनसेन के पार्श्वाभ्युदय अनुसार 120 पद्य, वल्लभदेव के अनुसार 111 पद्यों, दक्षिणावर्तनाथ के अनुसार 110, मल्लिनाथ अनुसार 121 पद्यों है। इस काव्य के तिबेटियन रूपांतर में 117 और सिलोनी रूपांतर में 118 पद्यों मिलते हैं। सब श्लोकों यानी कि पद्यों मंदाक्रांता छंद में उपलब्ध है। मित्रों, मेघदूत का प्रारंभ यही श्लोक से होता है, यही पद्य से होता है। इस प्रकार होता है। पूर्व मेघ में 63 पद्य है। उसका पहला श्लोक मैं बताती हूँ। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमातः शापेनास्तं गमित महिमा वर्षभोगेण भर्तुः यक्षश्च के जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धश्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु यहाँ से कथा का प्रारंभ होता है। ये मंदाक्रांता छंद में ये पद्य है और बहुत सुमधुर राग से हम इसका गान भी कर सकते हैं। ऐसी छंदोबद्ध रचना कालिदास ने की है। अर्थात अपनी फर्ज अदा करने में बेदरकार, फर्ज से च्युत होने के लिए यक्ष का स्वामी कुबेर उसे 1 वर्ष की पत्नी वियोग की सजा फरमाते हैं। इसीलिए पत्नी विरह से पीड़ित स्वामी की ओर से 1 वर्ष सजा पाया हुआ शापित और सामर्थ्यहीन हुआ कोई यक्ष सीता के स्नान से पवित्र जलाशयों वाला घनी छाया से आच्छादित वृक्षों से युक्त रामगिरी पर्वत के आश्रम में निवास करता है। ऐसा अर्थ मैंने जो श्लोक गाया उसका होता है। तो ये यक्ष है वो स्वामी की निश्रा में फर्ज की अदा में च्युत होता है और उसका स्वामी कुबेर उसे देश निकाल की सजा करता है, सजा फरमाता है और वो रामगिरी पर्वत के आश्रम में 1 वर्ष के लिए निवास करता है। कथा लेखन, कथा का आलेखन हम देखें तो कथा वस्तु इस प्रकार है। यह कथा कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। कोई एक यक्ष कुबेर का सेवक था। उनकी नई नई शादी हुई थी, इसीलिए पत्नी के सहवास में अपने मालिक के प्रति फर्ज अदा करने में कुछ क्षति होती है। प्रतिदिन प्रातः काल में कमल के ताजे पुष्प पहुंचाने की उसकी ड्यूटी थी। अर्ली मॉर्निंग अपनी पत्नी का साथ न छोड़ना पड़े इसलिए वो अगली रात्रे ही कमल के पुष्पों को एकत्रित करके रख देता है। सुबह जब उसका मालिक पूजा कर रहा था तब कमल में से एक भौरा निकला। इसलिए उसका मालिक यानी कि कुबेर क्रोधित हो गया और सेवक को श्राप दिया
कि तुझे 1 वर्ष के लिए पत्नी वियोग हो, मैं तुझे देश निकाल करता हूँ, देश निकाल की सजा देता हूँ। इसीलिए यक्ष अपनी संपूर्ण शक्ति गंवाकर रामगिरी के पर्वत वाले आश्रम में निवास करने लगा। जहाँ राम ने सीता के संग निवास किया था, वही आश्रम में वो निवास करने लगा। उसने कुछ समय यहाँ पर व्यतीत भी किया। तकरीबन 8 महीने बीत गए, 8 मास बीत गए। आषाढ़ मास के प्रारंभ में बादल को देखकर उसका विरह तड़प उठा। उसने इंद्र के मंत्री मेघ का स्वागत किया। उसने बादल को देखा तो बादल यानी मेघ, वो इंद्र का मंत्री है, उसका स्वागत किया। उसे लगा कि मेरी प्रिया भी ऐसी ही विरह अवस्था में होगी। इसीलिए मेघ को देखकर वो व्याकुल हो उठा और संदेश भेजने के लिए उत्सुक हुआ। उसे लगा कि मेघ उसकी विनती का अस्वीकार नहीं करेगा। यक्ष ने मेघ का पुष्कर और आवर्तक कुल की प्रशंसा की। उसके दर्शन से प्रमदाओं के मन में कैसे कैसे भाव आलोकित होंगे यह बताया और उसकी बहुत प्रशंसा की। शीतल वायु, तृषातुर चातक, आकाशी बीज, ये सब शुकन है, ऐसा भी उसने दिखाया। और कहा कि रास्ते में राजहंसों का संगात कैलाश पर्वत तक का तुम्हें मिलेगा, इसीलिए रास्ता भी सुख से कट जाएगा, सुखद होगा। यही कथा वस्तु मेघदूत का है। कथा वस्तु की मूलाधार सामग्री कालिदास ने कहाँ से ली है, ऐसा हमें प्रश्न होता है। विद्वानों का मंतव्य है कि कई कवि लोग मेघदूत को आत्मकथा भी मानते हैं। विद्वानों का मानना है कि यह काव्य लिखने की प्रेरणा कालिदास को रामायण से मिली है। रामायण में राम अपने दूत के तौर पर हनुमान को श्रीलंका भेजते हैं, लेकिन कवि की स्वानुभूति यहाँ पर विशेष तौर पर प्रकट होती है। विद्वानों का मंतव्य है कि जैसे सीता के विरह से राम व्याकुल है और सीता की शोध करने के लिए हनुमान को दूत बनाकर लंका भेजते हैं, वैसा ख्याल कालिदास को यहाँ आता है और वो मेघ को दूत बनाकर अलकापुरी, जहाँ उसकी प्रियतमा रहती है, वहाँ पर भेजता है। तो एक साधारण सा मूल्यांकन है। लेकिन कई कवियों का यह भी मानना है कि ये कालिदास की अपनी आत्मकथा है, स्वानुभूति पर यहाँ पर विशेष तौर पर प्रकट होती है। कवि का पत्नी विरह ही यहाँ पर व्यक्त हुआ है। कवि लोग मानते हैं कि रामायण को मूलाधार बनाकर मेघदूत की रचना हुई है, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि कवि का अपना स्वानुभव है, जो पत्नी विरह में वो व्याकुल है और इसलिए वह मेघ को दूत बनाकर मेघदूत बनाकर वो अलकापुरी भेजने की सोचता है। तो यहाँ पर मल्लिनाथ उसे सीता के संदेश के साथ तुलना करते हैं और वो सच भी है, एक तरह से वो सच भी लगता है। लेकिन एक बात तो तय है कि कालिदास की सृजन कला ज़बरदस्त है। कालिदास की सृजन कला को हम नमस्कार किए बिना नहीं रह सकते हैं। अब देखें मेघ को मार्ग निर्देश। कालिदास ने सोच लिया, निश्चय कर लिया कि मेघ को दूत बनाकर वो अलकापुरी भेजेंगे। तो अब मेघ को यहाँ से अलकापुरी का मार्ग कैसे पता होगा, ये कालिदास सोचते हैं। इसलिए वो मेघ को मार्गदर्शन करते हैं, मार्ग निर्देश करते हैं और बताते हैं, मार्ग निर्देश बताते कहते हैं। तत्पश्चात उसकी यात्रा के अनुरूप मार्ग निर्देश यक्ष ने मेघ को दर्शाया। शुरू से निचुल प्रदेश से गुजरकर आगे बढ़ना है। कालिदास मेघ को कहता है कि हे मेघ,
तुझे निचुल प्रदेश से गुजर कर आगे बढ़ना है। वहाँ माल प्रदेश से त्वरित प्रसार होकर जब तू गुजरेगा तो वहाँ गांव की स्त्रियाँ तुझे प्रेम भरिया नयनों से निहारेगी। यदि मुसाफरी में तू थक जाए तो आम्रकूट पर्वत पर विश्राम करना। कालिदास मेघ को उद्देशित करके कहते हैं कि यदि तू थक जाए तो आम्रकूट पर्वत पर विश्राम करना। वहाँ रेवा नदी का जलपान करके तू प्रफुल्लित हो जाएगा। रेवा नदी का जलपान करके तू आनंदित हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। वहाँ से जहाँ महाकाल विराजते हैं वहाँ उज्जैन नगरी जाना भूलना मत। कालिदास देखो, कालिदास मेघ को एक व्यक्ति की तरह से देखता है, व्यक्ति के तौर पर देखता है और वो उसे मार्ग समझाता है कि वहाँ उज्जैन नगरी जाना तो बिल्कुल भूलना मत, क्योंकि वहाँ महाकाल विराजते हैं, क्योंकि वह नगरी स्वर्ग की तेजस्विता प्रदान करती है। स्वर्ग जैसी है, स्वर्ग जैसी तेजस्विता उज्ज्वल नगरी कालिदास की पहली उज्जैन नगरी है, जहाँ से रोज क्षिप्रा नदी बहती है। उज्जैनी का मार्गदर्शन करते यक्ष कहता है कि वहाँ हवेलियों में से धूप बाहर निकलती है। ये मार्ग निर्देश तो यक्ष करता है, लेकिन कालिदास की कलम करती है यक्ष के माध्यम से, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कालिदास कहते हैं। तो यक्ष मेघ को मार्ग निर्देश करता है कि वहाँ हवेलियों से धूप बाहर निकलती है। कहाँ? उज्जैनी नगरी में। गृह मयूरा नृत्य करते हैं, पुष्पों महकते हैं, सुंदर रमणियों भ्रमण करती है। वहाँ गंधवती नदी के महाकाल का मंदिर है। यक्ष कहता है वहाँ संध्या समये मेघ गर्जना करके मृदंग वादन की कमी तू पूर्ति करना। मृदंग वादन की क्षतिपूर्ति तू करना। कैसे करना? मेघ गर्जना करके। जब आरती समय हो, संध्या का समय हो, तब मेघ गर्जना करके मृदंग वादन की क्षति तू पूर्ति करना। वारांगनाओं का कटाक्ष बाणों का तुझे सामना करना पड़ेगा। वारांगनाओं तुझे कटाक्ष बाणों से, कटाक्ष नयनों से देखेगी। रात्रि समये बीज चमका कर गाढ़ अंधकार में, घने अंधकार में अभिसारिकाओं का भी मार्गदर्शन तू करना। ऐसा यक्ष है, वो मेघ को कहते हैं। सुबह जल्दी से वहाँ से निकल जाना। हम कभी किसी व्यक्ति को समझाते हैं ना कि ज़्यादा रुकना मत, सुबह जल्दी निकल जाना। वैसे कालिदास भी यक्ष के माध्यम से मेघ को समझाते हैं कि तू जल्दी से यहाँ से निकल जाना, रुकना मत, ज़्यादा रुकना मत, क्योंकि मेरी प्रिया अलका नगरी में मेरी प्रतीक्षा कर रही है। इसलिए बीच में मार्ग में तू रुक मत जाना, जल्दी से यहाँ से निकल जाना। उसके बाद यक्ष कनखल पर्वत, हर की पैरी, हिमालय, शिवजी का तांडव, क्रौंच पर्वत और देवांगनाओं का दर्पण समान कैलाश पर्वत का मार्ग मेघ को प्रदर्शित करता है। मानसरोवर के बाद कैलाश की गोद में उसकी अलका नगरी स्थित है। देखो यहाँ पर कालिदास ने कितना अच्छा, कितना सुंदर प्राकृतिक वर्णन किया है। ये सब पर्वत, नदी, हिमालय, शिवजी का तांडव, देवांगनाओं की बात, ये सब कालिदास ही कर सकते हैं। तो यक्ष कहता है कि मानसरोवर के बाद कैलाश की गोद में उसकी अलका नगरी स्थित है। यहाँ अलकापुरी में आकर मेघ की मुसाफरी समाप्त होती है। यहाँ तक पूर्व मेघ की कथा होती है और यहाँ तक पूर्व मेघ की कथा समाप्त होती है। 63 श्लोक में पूर्व मेघ स्थित है।
अब हम बात करेंगे महाकवि कालिदास के वर्णनों के। मेघदूत में उन्होंने कितने सुंदर वर्णन किए हैं इसकी बात हम करेंगे। मेघदूत उसके प्राकृतिक, प्रादेशिक और भौगोलिक वर्णनों के लिए अत्यंत महत्व रखता है। कवि ने मेघदूत के द्वारा भारत का भौगोलिक रहस्यमय दर्शन हमें कराया है। मानो कि कालिदास यक्ष के माध्यम से मेघ को जो मार्ग प्रदर्शित करता है उसके माध्यम से हमें भारत की सैर करा रहे हैं, ऐसा दर्शन हमें मिलता है। मेघदूत में ऐसा रहस्यमय, भौगोलिक रहस्यमय दर्शन हमें यहाँ पर मिलता है। उसमें विदिशा नगरी, स्वर्ग के टुकड़े समान उज्जैनी नगरी को स्वर्ग का टुकड़ा बताया है। हर के हास्य के समान फैन धवल कैलाश पर्वत को हर के हास्य के समान फैन धवल बताया है। यक्ष के निवास भूमि अलका नगरी, इन सब के वर्णनों में कवि की कलम निखर उठती है। मेघदूत का प्रत्येक श्लोक मानो विरह की वेदना की स्याही में डूबो कर कवि ने लिखा है, ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ की प्रत्येक बात कवि की विरह वेदना को आलेखित करती है। मेघदूत प्रकृति काव्य तो है ही, साथ में विरह काव्य भी है। प्रणय नवोदित उर्मियों की एक एक रेखा को आलेखित करने में कालिदास बहुत माहिर है। मंदाक्रांता छंद का भी कलात्मक निरूपण यहाँ पर किया गया है। मंथर गति से चलता मंदाक्रांता छंद विरह की वेदना को, विलाप को समर्थता से प्रकट करता है। मंदम मंदम नुदति पवनः, मंदम मंदम नुदति पवनः द्वारा पवन की मंद गति का अनुभव होता है। कालिदास के वर्णनों में पवन की मंद मंद गति का अनुभव हमें होता है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रकृति निरूपण की। मेघदूत में कालिदास ने प्रकृति निरूपण की चरम सीमा से वर्णन किया है। मेघदूत में वर्षा ऋतु का रमणीय वर्णन मिलता है, क्योंकि वर्षा का प्रारंभ है यहाँ पर, इसलिए वर्षा ऋतु का रमणीय कमनीय वर्णन हमें मिलता है। मेघ की यात्रा दरमियान मार्ग के सभी विविध रमणीय स्थानों का वर्णन, वर्षा के आगमन के कारण जो भी परिवर्तन प्रकृति में देखने को मिलता है उसका सूक्ष्माति सूक्ष्म वर्णन कालिदास ने यहाँ पर किया है। पूर्व मेघ का प्रत्येक श्लोक नैसर्गिक सौंदर्य की हमें प्रतीति कराता है। मित्रों, पूर्व मेघ का प्रत्येक श्लोक हमें नैसर्गिक सौंदर्य की प्रतीति कराता है, अनुभूति कराता है। जैसे पर्वतों, नदियों, नगरों, जनपदों इत्यादि में कालिदास की कलम की कमाल देखने को मिलती है। ये कमाल सिर्फ कालिदास ही कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। प्रकृति का ऐसा अद्भुत वर्णन आधुनिक कवियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ पर वातावरण, वृक्षों को मनुष्य पात्रों की तरह निरूपित किया गया है। प्रकृति के तत्वों में मानवों की तरह चेतन तत्व विलस रहा है। प्रकृति वर्णन में कालिदास की कलम ऐसा प्राण डालती है कि मानो प्रकृति नहीं, मानव मन ही आंदोलित हो रहा हो, मानव मन ही झंकृत हो रहा हो। प्रकृति और मानव दोनों का संयोजन कालिदास इस तरह करते हैं कि चमत्कृति का सर्जन होता है। सौंदर्य वर्णन कल्पना का रासायनिक संयोजन होकर परम आह्लादक की निष्पत्ति
होती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि कालिदास ने जो हिमालय का वर्णन किया है वो इसीलिए इतना बारीक है कि कालिदास हिमालय की गोद में पले बड़े हैं, ऐसा विद्वानों का मानना है। तत्पश्चात हम बात करेंगे मानव भावों का संयोजन और यथार्थ निरूपण। कालिदास ने मेघदूत में मानव भावों का संयोजन किया है और उसका यथार्थ निरूपण, वास्तविक निरूपण किया है। तो कालिदास की कवित्व की सर्वोच्चता मानव भाव के संयोजन में ही निहित है। अथवा हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कालिदास मानव भावों के संयोजन में एक्सपर्ट है। वो सूक्ष्म अवलोकन करता है और सूक्ष्म लेखन करता है। मानव भावों का सूक्ष्माति सूक्ष्म आलेखन कर सकता है। यहाँ पर जो अद्भुत प्रकृति सौंदर्य का चित्रात्मक वर्णन हमें मिलता है वो मात्र दर्शन ही नहीं अपितु मानवीय संवेदना और ऐषणाओं का चित्रण है। यक्ष विरही कामी है। अपनी उत्कंठा के अतिरेक में वह प्रकृति के तत्वों पर अपनी दृष्टि और चित्तवृत्ति को आरोपित करता है। वो इतना उत्कंठित है अपनी पत्नी के विरह में कि अपनी जो जो संवेदना है, जो जो मन के भाव है, ऐषणाएँ हैं, वो प्रकृति पर आरोपित करता है। तो ऐसा कालिदास ही कर सकते हैं। ऐसी कमाल कालिदास की कलम ही कर सकती है। इसीलिए यक्ष विरही कामी है और अपनी उत्कंठा के अतिरेक में वह प्रकृति के तत्वों पर अपनी दृष्टि और चित्तवृत्ति को आरोपित करता है। प्रकृति मानसिक अवस्था के अनुरूप भावानुभव व्यक्त करती है। उसके अनुसार रंग रूप आकार धारण करते हैं। यहाँ पर प्रकृति मानव प्रेमियों की तरह प्रणय की अभिलाषी दिखती है। कालिदास के मेघदूत में यहाँ पर प्रकृति है जो वो मानव प्रेमियों की तरह प्रणय की अभिलाषी दिखती है। मानो कि प्रकृति ही प्रणय की अभिलाषी है, ऐसा हमें अद्वैत मिलता है। यहाँ पर नदी की रमणीयता से मुग्ध कवि को नदी मानो नायिका हो जैसी लगती है। नदी मानो कि नायिका हो ऐसी लगती है। क्षिप्रा के तट पर का पवन उसे प्रियतम लगता है। दूत बना हुआ मेघ की बला का वो सेवा करेगी। जो मेघ है वो दूत बना हुआ है, तो आकाशी बला का वो है, वो उसकी सेवा करेगी। सेविका के की उपमा कालिदास ने यहाँ पर दी है। राजहंसों पाथेय लेकर मानस तरफ मुसाफरी करते हुए मेघ के सहायक बनेंगे। राजहंसों को मेघ के सहायक बना दिए कालिदास ने। मेघ की विदाई वेला रामगिरी आश्रम अश्रु सारेंगे। जो रामगिरी आश्रम है वो मेघ जब विदा लेगा तब वो अश्रु सारेंगे। ये सब वर्तन मानव सहज है। राइडर ने कहा है कि इससे कवि ने मानवीय प्रकृति और विश्व की बहिरंग प्रकृति के बीच एक अभेद का सर्जन किया है। मानव और प्रकृति को अद्वैत बता दिया है, अलग है ही नहीं, एक अभेद का सर्जन किया है। प्रकृति मानवी की तरह विहार करती है और विलास उपभोग भी करती है। डॉक्टर S.K. डे भी लिखते हैं कि पूर्व मेघ में प्रचुर मात्रा में प्रकृति निरूपण और मानव भावों का संयोजन हुआ है और मानव भावों के संयोजन के कारण मेघदूत के पूर्वार्ध का प्रकृति वर्णन मानवीय अंतर्गत भावों के कारण और निखरते हैं। ऐसा डॉक्टर
SK डे भी लिखते हैं। यथार्थ निरूपण की मैं बात करूँ तो कालिदास प्रकृति का जैसा भी हो वैसा स्वरूप यथार्थ तौर पर निरूपण कर सकते हैं। अपनी दृष्टि में उसमें सम्मिलित नहीं करते हैं, अपनी दृष्टि है वो उसमें नहीं डालते, यथार्थ ही निरूपण करते हैं। कल्पनापूर्ण एवं तादृश चित्रण करते हैं। उदाहरण के तौर पर एकम मुक्ता गुणमेव भुवः स्थूल मध्येन्द्र नीलम, यानी कि चर्मण्यवती नदी श्याम इंद्रनील मणियुक्त पृथ्वी की मोती की माला जैसी दिखती है। ये कालिदास का यथार्थ निरूपण है। आम्रकूट पर्वत पर मेघ जब पहुँचेगा तब कैसा दिखेगा, उसका भी वर्णन इस प्रकार है। मध्ये श्यामः स्तनैव भुवः शेष विस्तार पांडुः, यानी कि मेघ धनुष्य के साथ मेघ शरीर की कांति जब मिलेगी, मेघ धनुष्य के साथ मेघ के शरीर की कांति जब मिलेगी तब वह मोरपिच्छधारी और गोवाल के भेष में मानो कृष्ण है ऐसा लगेगा, ऐसा दिखेगा। मेघ को यहाँ कृष्ण की उपमा दी है। इसी तरह यह मनोहर काव्य की रचना की गई है। अब हम बात करेंगे रस निदर्शन। मेघदूत का रस क्या है, विप्रलम्ब श्रृंगार है, और राइडर का उसके बारे में मत क्या है, इसकी मैं बात करूँगी। तो मेघदूत का रस वैसे तो विप्रलम्ब श्रृंगार ही है। वैसे भी कालिदास को श्रृंगार रस के निरूपण में विशेष रुचि है। सब रसों में मूर्धन्य रसराज तो श्रृंगार ही है ना, इसीलिए रसराज श्रृंगार विरहातुर कामी यक्ष का काव्य में यहाँ स्थान प्राप्त करता है। रसराज श्रृंगार विप्रलम्ब श्रृंगार ही विरहातुर कामी यक्ष द्वारा काव्य में स्थान प्राप्त करता है। श्रृंगार रस दो प्रकार के हैं, एक संयोग श्रृंगार, दूसरा विप्रलम्ब श्रृंगार। मेघदूत का रस मुख्यतः विप्रलम्ब श्रृंगार है। काव्य का प्रारंभ ही कांता विरह गुरुणा द्वारा कवि ने किया है, यानी कि विरह से, कांता विरह से, पत्नी विरह से किया है। नायक यक्ष और उसकी प्रियतमा की कामी मनोदशा का आलेखन किया गया है। यक्ष अभी विरह में है, इसीलिए श्रृंगार के पीछे गहन वेदना का क्रंदन प्रतीत होता है। यक्ष विरह वेदना से पीड़ित है और इसलिए श्रृंगार के पीछे गहन वेदना का क्रंदन हमें प्रतीत होता है। उत्कट रति प्रिय पात्र को नहीं पाने की वियोग वेदना यहाँ पर व्यक्त होती है। वियोग विप्रलम्ब से ही संयोग की पुष्टि होती है। जो रस का दो प्रकार है, विप्रलम्ब श्रृंगार और संयोग, तो वियोग से ही विप्रलम्ब श्रृंगार है और उससे ही संयोग की पुष्टि होती है। लेकिन मेघदूत में भी शाप जनित और प्रवास मूलक विप्रलम्ब श्रृंगार का प्रधानतया निरूपण करके श्रृंगार की ही, संयोग श्रृंगार की ही पुष्टि की गई है। डॉक्टर राइडर कहते हैं कि कालिदास ने यहाँ करुण रस निरूपित किया है। वो लिखते हैं कि नो पोएट हैज़ एवर संग ऑफ ट्रेजिक लव एज कालिदास हैज़ संग. Dr. Ryder says that no poet has ever sung of tragic love as Kalidas has sung. इसी तरह डॉक्टर राइडर ने कालिदास के करुण रस की कौमनीय निरूपण की प्रशंसा की है। करुण रस ही विप्रलम्ब जनित है।
करुण रस से ही विप्रलंब उद्भव होता है, विप्रलंब श्रृंगार उद्भव होता है। विप्रलंब श्रृंगार में क्या होता है? वियोग होता है दो व्यक्तियों का। जहाँ पर वियोग होता है वहाँ पर विप्रलंब श्रृंगार रस होता है। तो ये मेघदूत का विप्रलंब श्रृंगार रस मुख्य है। अब मैं बात करूँगी मेघदूत की शैली, छंद योजना और पाश्चात्य दृष्टि की। कालिदास की शैली अत्यंत सरल और सुबोध है। कहीं भी क्लिष्टता का अनुभव हमें नहीं होता है। सरलता कालिदास की शैली का मुख्य लक्षण है। उसकी कृति में अर्थ चौकस और संपूर्ण भावों को प्रस्तुत करते हैं। उसकी कृति का जो अर्थभाव होता है, उसके लेखन का, छंदों का, वो संपूर्णतया हमें मिलता है। संपूर्ण भावों को वो प्रस्तुत करता है। शब्दों प्रवाहित रीत से आते हैं, कहीं पर रुकना नहीं पड़ता, कहीं पर इंटरप्शन नहीं आता। कालिदास के लेखन में शब्दों है वो प्रवाहित रूप से सरलता से चलते हैं, आते हैं, हमें रुकना नहीं पड़ता। कालिदास व्यंजना के यानी कि चमत्कृति के स्वामी हैं। अलंकारों का भी समुचित उपयोग वो कर जानते हैं, कर दिखाते हैं। उसे उपमा कालिदासस्य कहकर अन्य कवियों ने उसे सम्मानित किया है। यथार्थ ही है, वो यथार्थ है। कैसा किया कहा जाता है ना कि उपमा कालिदासस्य, तो वो यथार्थ है। ये जो सम्मान उसे मिला है वो बिल्कुल यथार्थ है। उपमा, अर्थांतरन्यास, रूपक, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों को प्रायोजित करने में कालिदास अद्वितीय है। काव्य शैली का उसका आस्वाद ही उसके छंद के प्रभुत्व के कारण होता है। मेघदूत में मंदाक्रांता छंद द्वारा ही यक्ष की लथड़ती मानसिक अवस्था और करुणता प्रकट होती है। मंदाक्रांता छंद बहुत सुमधुर रीत से हम उसका गान कर सकते हैं। मैंने वो प्रारंभ में कर दिखाया। पाश्चात्य दृष्टि की मैं बात करूं तो पाश्चात्य दृष्टि ये कहती है कि ये जो मेघदूत है वो एलेजी है कि लिरिक, क्वेश्चन मार्क है। मेघदूत एलेजी है कि लिरिक, ये जो दोनों है काव्य प्रकार है, एलेजी और लिरिक। तो पाश्चात्य दृष्टि में ऐसा माना जाता है कि ये एलेजी है कि लिरिक है। तो यूरोपीय समालोचना अनुसार इस काव्य को ड्रामेटिक, नैरेटिव, एलेजी और लिरिक में समाविष्ट किया जाता है। ड्रामेटिक, नैरेटिव, एलेजी अथवा लिरिक में उसको समाविष्ट किया गया है। एलेजी क्या है? तो एलेजी एक करुण प्रशस्ति प्रकार का काव्य होता है। इस काव्य में सर्वनाश जनित विलाप, कारुण्य देखने को मिलता है, उसे हम एलेजी कहते हैं। जिस काव्य में सर्वनाश जनित विलाप युक्त कारुण्य भाव हो, जिस काव्य में सर्वनाश जनित विलाप कारुण्य हो, कारुण्य देखने को मिले, उसे हम एलेजिक कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए इस काव्य को हम लिरिक पोएट्री कह सकते हैं। मेघदूत है वो लिरिक पोएट्री प्रकार का काव्य है। यहाँ पर विलाप है, कारुण्य है, विरह वेदना है, पीड़ा है, लेकिन दो पर्सन के बीच का मामला है। वो सर्वजनित विलाप नहीं है, सर्वनाश जनित विलाप नहीं है, इसलिए हम उसे लिरिक पोएट्री कह सकते हैं। मेघदूत में वियोगी यक्ष की उर्मियों का संगीतमय निरूपण है। कालिदास संगीतमय वर्णन करने में काबिल है, माहिर है, इसलिए यक्ष की उर्मियों का यहाँ पर संगीतमय निरूपण किया गया है। उर्मी काव्य की प्रधानता यहाँ पर है, इसलिए डॉक्टर एस के डे उसे उर्मी काव्य बताते हैं।
आधुनिक विद्वानों इसे गीति काव्य भी कहते हैं। यहाँ पर पूर्व मेघ पूर्ण होता है। उत्तर मेघ की बात हम अगले एपिसोड में करेंगे। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कीजिएगा, लाइक एवं शेयर भी करें। मोर वीडियो प्राप्त करने के लिए लाइक और शेयर भी करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।